Hello everyone, welcome to upscprep.com. Today we will talk about the constitutional developments under British rule, and today we'll take up part 1. Now in the series of videos to follow हम बात करेंगे some of the very important topics, hot topics which are very important from the prelims perspective. अगर आप पिछले कई सालों का पेपर उठा के देखें प्रीलिम्स का, तो आपको एक चीज़ तो ऑन एन एवरेज हर साल मिल जाएगी, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के ऊपर एक सवाल. सो वील बिगिन द सीरीज ऑफ these videos pertaining to modern Indian history with the most important topic. In the part 1 which we are going to discuss today, 1773 से लेकर 1853 तक हम डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की. एज यू नो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर हम जाएंगे पिट्स इंडिया एक्ट में और फिर 4 चार्टर एक्ट्स. इस पार्ट में हम ये देखेंगे. नेक्स्ट सीरीज में हम डायरेक्ट क्राउन रूल के अंडर 1858 से 1935 के एक्ट तक देखेंगे. तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स अंडर ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1773 टू 1853. सबसे पहले बिफोर वी जंप ऑन टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हमें यह जानना ज़रूरी है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी 1773 तक. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इज दैट ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल चुके थे बैटल ऑफ बक्सर के बाद. नाउ क्या है ये बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बंगाल, अवध और शाह आलम II के साथ लड़ी गई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और उसी के साथ a lot of power it got. Of course नवाब was there, बट वो एक टाइटलर हेड बन के रह गया. दीवानी राइट्स जो कि है रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, वो जो है इट केम अंडर द कंपनी. Now this period from 1765 is also a start of dual system of government, जहाँ कंपनी के पास सारी अथॉरिटी थी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. इसका मतलब कि रेवेन्यू की पावर और अपॉइंट करने की पावर सूबादार को, वो तो सारी कंपनी के पास थी. बट बेसिकली जो पब्लिक फेस था, नवाब, सूबादार, वो उसका काम क्या था? उसको आंसरेबल होना था पब्लिक को, बट उनके पास कोई भी फाइनेंशियल पावर और या अपॉइंट करने की पावर नहीं थी. सो बेसिकली द कंपनी हैड ऑल द अथॉरिटी एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैड नो अथॉरिटी बट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये पहला 1767 में इनफैक्ट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब तो दीवानी राइट्स बहुत पावरफुल हो गई है कंपनी, हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए. एंड वॉट बीट फ्रॉम प्लासी टू बक्सर, जो प्लंडर अमाउंट था जो कंपनी ने कलेक्ट किया था, उसका 10% हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मांगा. ये फर्स्ट इंटरवेंशन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की डायरेक्टली कंपनी अफेयर्स इन इंडिया. इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अब देखिए, कोई भी जो ये एक्ट है, कोई भी रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है, ये कंपनी ने पास नहीं किया. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनली 1773 में लगा कि हमें, बिकॉज धीरे धीरे कर ब्रिटिश जो कंपनी की पावर बढ़ रही है इंडिया में, पॉलिटिकल पावर, उसको रेगुलेट करने की हमें ज़रूरत है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रेगुलेट द कंपनी अफेयर्स इन इंडिया. तो इसी के साथ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया. क्या था ये रेगुलेटिंग एक्ट? जो गवर्नर ऑफ बंगाल, इससे पहले प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे, बॉम्बे गवर्नर, मद्रास गवर्नर, बंगाल गवर्नर, उसको बना दिया गया, जो बंगाल के गवर्नर को स्टेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. He would be the head among all the presidencies, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और कौन बना सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? यस, वॉरेन हेस्टिंग्स.
और इसी के साथ गवर्नर जनरल की काउंसिल क्रिएट की गई, काउंसिल ऑफ 4 इनिशियली, ठीक है, इनिशियली काउंसिल ऑफ 4, जो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। किसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स? कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कहाँ बैठे? ये लंदन में बैठ के वो अपॉइंट करेंगे 4 काउंसिल ऑफ 4, 4 लोग। अब वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इज दैट all 4 members had voting rights along with Governor General of Bengal, and गवर्नर जनरल के पास वीटो नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट था। मतलब कि अगर 4 मेंबर्स में 2 एक साइड हैं, 2 दूसरी साइड हैं, तो कास्टिंग वोट would be in the hand of Governor General. A very important part of this regulating act was कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा बनाया गया 1774 में, चीफ जस्टिस और 3 जजेस के साथ। बट इसकी पावर्स को इस एक्ट में अनडिफाइंड छोड़ा, मतलब डिफाइन प्रॉपरली नहीं किया गया, और आगे चलकर ये एक इशू बना। ऑल्सो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है धीरे धीरे कर कंपनी पे बढ़ाने लग गया। कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के थे, उनको डायरेक्ट किया गया कि आप रेवेन्यू, कंपनी के जो रेवेन्यू है, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर रेगुलर रिपोर्ट भेजेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये तो है मेजर प्रोविजंस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस इस एक्ट की। ये पहला ऐसा स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू कंट्रोल और रेगुलेट, कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का अफेयर्स ऑफ English East India Company in India. It also recognized for the first time political and administrative functions of the company. Since वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक्ट था, उस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्टेन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं जो क्लियरली डिफाइन किए गए थे इस एक्ट में। अब अगर हम इस एक्ट को देखें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रोल को कर्टेल किया गया क्योंकि उसको कोई पावर नहीं दी गई, वीटो पावर वाज नॉट गिवन। वीटो क्या है? अगर 4 मेंबर एक साइड वोट करते हैं एक प्रपोजल को और गवर्नर जनरल को लगता है नहीं वो प्रपोजल ठीक नहीं है, तो क्या करेगा? गवर्नर जनरल वीटो कर देगा कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, दिस वोंट पास, दैट इज वीटो। बट इस केस में रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को ये पावर नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने पहले बोला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा पावर्स वर नॉट डिफाइंड। नाउ यू माइट ऑल्सो से कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों नहीं पोस्ट बनाई गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों? आप देखिए, दिस इज 1773। अगर सबसे बड़ी टेरिटरी ब्रिटिश के कंपनी के पास इस वक्त है वो है बंगाल, जबकि छोटी छोटी प्रेसिडेंसीज बॉम्बे और मद्रास छोटे छोटे एरियाज हैं। मेन ऑक्यूपेशन का फेज वो 1790s के एंड से ऑनवर्ड्स आया और कंसोलिडेट हुआ 1800s में। इसीलिए गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और कोई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसलिए मिला कि कोई इंडिया में ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस नहीं थी ब्रिटिश की कंपनी की उस वक्त। ऑल्सो इट डिड नॉट ओपनली असर्ट द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब यहाँ इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्राउन की सोवरेनिटी असर्ट नहीं की। मतलब अभी तक उन्होंने ये नहीं बोला कि जो ये टेरिटरीज हैं कंपनी की इंडिया में वो ब्रिटिश पोजेशंस हैं अंडर क्राउन, नहीं बोला। नीदर गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेफिनेट कंट्रोल। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल दिया पूरा, क्योंकि वो सिर्फ रिपोर्ट्स मांग सकते थे कंपनी से। ऑन द अदर हैंड कंपनी को पूरा कंट्रोल नहीं दिया क्योंकि उनको रिपोर्ट सेंड करनी थी और दे हैड टू बी समवेयर आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज वेल। तो दोनों को एक क्लियर कंट्रोल नहीं दिया। ऑल्सो इट मेड बॉम्बे एंड मद्रास सबॉर्डिनेट टू बंगाल क्योंकि उनके गवर्नर थे एंड दे हैड टू रिपोर्ट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बात करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। नाउ क्यों ज़रूरत पड़ी इस रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड करने की? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई टोल्ड यू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल के कैलकटा के पावर्स को डिफाइंड नहीं थे
okay, were not defined. So had to be defined. Why? Because this intervening period of next 5 to 6 years, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा ने बहुत जगह इंटरफेयर किया, चाहे वो फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल एज काउंसिल हो या और मैटर्स हो. सो इट बेसिकली अमेंडिंग एक्ट ने फिर क्या किया, इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल. अब ये डिफाइन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की पावर को, ये अमेंडिंग एक्ट. इसने गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की जुरिस्डिक्शन को एग्जेम्प्ट किया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी और उनकी जुरिस्डिक्शन को एग्जेम्प्ट किया सुप्रीम कोर्ट से. एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इन मैटर्स को भी एग्जेम्प्ट किया सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से. इट प्रोवाइडेड कि सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव जुरिस्डिक्शन, उसका जुरिस्डिक्शन जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो होगा ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा. ये और इट लेड डाउन कि जो अपील्स होंगी प्रोविंशियल कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी, वो गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल के पास जाएंगी, नॉट टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. अब बात करते हैं एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट विच वॉज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. नाउ 1784 में एक नया एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. सी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मीन्स कि जो ओवरऑल गवर्नमेंट जो चल रही थी उस वक्त, जो एरियाज कंपनी कंट्रोल में थे, उनमें उनकी पावर डिराइव हो रही थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास हो रहे थे. और सेकेंड इन द सीरीज ऑफ दीज एक्ट्स वाज मेजर एक्ट वाज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. इसने डुअल गवर्नमेंट, याद रखिए जब भी हम इस एक्ट की बात करते हैं, ये डुअल गवर्नमेंट क्रिएट किया. कैसे? इट क्रिएटेड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. बोर्ड ऑफ कंट्रोल. नाउ ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा, और जो पहले एग्जिस्टिंग थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी देखेगी. सिंपल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कमर्शियल फंक्शन देखें. अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन कौन है? चांसलर. चांसलर कौन? सी जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसको चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बोलते हैं. देन देयर इज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इज ऑल्सो अ फंक्शनरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव देयर, एंड 4 मेंबर्स ऑफ प्रिवी काउंसिल. प्रिवी काउंसिल क्या है? प्रिवी काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है जहाँ एक सीनियर मेंबर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं टू द क्राउन. तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये पॉलिटिकल फंक्शंस देखेंगे. दैट मीन्स कि अब धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट असर्ट कर रहा था अपना कंट्रोल, स्पेशली पॉलिटिकल अफेयर्स में, ओवर द इंडियन टेरिटरीज. बोर्ड ऑफ कंट्रोल को फर्दर अलाउ किया गया सुपरवाइज करने के लिए ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. और नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो 4 थे, अब उसको रिड्यूस करके 3 कर दिया गया, जिसमें से एक कमांडर इन चीफ भी होगा. कमांडर इन चीफ किसका? आर्मी का. अब इस एक्ट की अगर इंपॉर्टेंस देखें तो पहली बार ब्रिटिश जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में, उसको ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया बोला गया. सेकेंडली, ब्रिटिश क्राउन को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, प्राइमरीली पॉलिटिकल अफेयर्स. बिकॉज देखो, पार्लियामेंट रन्स, जो गवर्नमेंट है, रन्स इन द नेम ऑफ क्राउन ओनली. सो ब्रिटिश क्राउन का मतलब ये नहीं कि किंग के पास सारी पावर्स होंगे. ऑफकोर्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट रन्स इन द नेम ऑफ द क्राउन, उनके पावर सुप्रीम कंट्रोल दे दिएगा ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. अगर इस एक्ट को क्रिटिसिज्म देखी जाए इस एक्ट की, तो ये था कि डुअल गवर्नमेंट क्रिएट की गई. एक क्लियरली कमर्शियल फंक्शंस अलग कर दिए गए और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग कर दिए गए, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सारी सिविल मिलिट्री ऑपरेशन दे दिए गए और कोई इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर नहीं दी गई. व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर? सी, कंपनी अंटिल नाउ वाज हैविंग ऑल द रेवेन्यू. सी, रेवेन्यू मैटर सारे के सारे अभी भी कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास है. मोर ओवर, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो बेसिकली सर्वेंट्स ऑफ और द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी हैं. सिर्फ ओवरऑल सुपरविजन इज विद द बोर्ड ऑफ कंट्रोल.
but actually on ground, it's the company who's running the affair. So the executive power on ground is the company. So the board of control does not have the independent executive power. अब 2 साल बाद अगेन एक मान लीजिए कि एक अमेंडिंग, इट्स नॉट अ प्रॉपर एक्ट ऑफ 1786 लाया गया सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव से. लॉर्ड कॉर्नवालिस, who until now was one of the commanders in American War of Independence from the British side, उनको he was to be nominated as the Governor General of Bengal. But he said, I'll accept the Governor General of Bengal if 2 of my demands are accepted. He wanted to be the Commander-in-Chief, and he wanted have a veto power or the power to override decision of his council in special cases. And to execute these demands, ये एक्ट ऑफ 1786 पास किया गया जिसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर दी टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, एंड ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ. ठीक है. अब रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट में क्या फर्क है? बिकॉज 1793 ऑनवर्ड्स सीरीज ऑफ 4 चार्टर एक्ट्स आए विद द गैप ऑफ 20 years ईच. 1793, 1813, 1833, 1853. तो रेगुलेटिंग एक्ट इज टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया. रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को रेगुलेट कर सके कंपनी अफेयर्स इन इंडिया. चार्टर एक्ट डील करता है ऑफकोर्स द डेवलपमेंट, मतलब रेगुलेट तो करेगा कंपनी अफेयर्स, उसके साथ साथ चार्टर टू ट्रेड पर्सपेक्टिव से, रॉयल चार्टर फॉर ईस्ट इंडिया टूवर्ड्स ट्रेड, दोनों एस्पेक्ट्स देखेगा. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट, इसने गवर्नर जनरल की पावर को एक्सटेंड किया. कैसे एक्सटेंड किया कि जो स्पेसिफिकली 1786 का अमेंडिंग एक्ट था वो कॉर्नवालिस के लिए था, बट 1793 में जब कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर बिकेम द नेक्स्ट गवर्नर जनरल, तो ही वॉज ऑल्सो गिवन द पावर टू एक्सरसाइज ओवरराइडिंग पावर, वीटो पावर इन स्पेशल केसेस, वो फर्दर एक्सटेंड की गई to all the future governor generals and governors of presidencies. सिर्फ और सिर्फ overriding power over their council, not the commander in chief. Okay. Second, appointments of senior officials जो होंगे from 1793 act, charter act onwards, उसके लिए रॉयल अप्रूवल मैंडेटरी होगा. कौन सी सीनियर ऑफिशियल्स? गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और कमांडर इन चीफ. और सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, उनको डिबार किया गया फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट परमिशन. डूइंग सो, अगर वो बिना परमिशन इंडिया छोड़ते हैं तो वो रेजिग्नेशन माना जाएगा. और वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि लंदन में बैठी है, जिसमें चांसलर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, प्रिवी काउंसिल है, दे विल ड्रॉ देयर सैलरीज from the Indian revenues, and now it continued until 1919. Now you might say, did the board of control continue till 1919? No. In fact, Government of India Act 1858 में बाद में आऊँगा उस पर, उसके अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश किया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल क्रिएट की गई. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल को 1919 तक इंडियन रेवेन्यू से पे किया गया. सो बेसिकली यू सी 1793 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंटायरली, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही वॉज बीइंग पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यूज. द कंपनी को ये भी बोला गया 5 लाख पाउंड्स एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो पे करेगी. So, the next 20 years, a lot of things happened. A lot of things. Wellesley came as the Governor General of Bengal in 1798, and he started, in fact, successfully adopted subsidiary alliance. And using that, a lot of territories were acquired. Other than that, a lot of wars were fought in next wars. Particularly, you had conclusion of Anglo-Mysore happened. Then you had Anglo-Maratha War, second. So this is also a period of territory consolidation. देखो 1793, especially 98 onwards,
you have period of territory consolidation. So with territory, what happens? You have now a bigger market. Now company has a bigger market, bigger revenue, means of course much more people are there now. So industrialist in London, and what is parallelly happening is also industrial revolution in UK. वो भी हो रहा है, जिससे मास प्रोडक्शन हो रही है. एंड फॉर मास प्रोडक्शन टू बी सक्सेसफुल you need a bigger market. India was identified as a bigger market specifically by the industrialists who saw India as a large and secure market for selling their factory goods. So basically 1813 Act से पहले की conditions बता रहा हूँ. Company rule in India को देखा गया कि rather than इनको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड में ये फैसिलिटेटर भी बने ताकि लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि इंडियन मार्केट को ब्रिटिश गुड्स की एक कैप्टिव मार्केट, एक मार्केट जो पूरा मार्केट कैप्चर कर ले ब्रिटिश गुड्स का, वो बना दिया जाए. इवन एट द सेम टाइम क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज वर ऑन राइज. द डिमांड वॉज टू अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया and promote English civilization, material prosperity, and also the religion. Evangelists wanted to entry missionaries to be allowed in India, जो अभी तक restricted थी. तो इसी के साथ ये चीज़ों को, ये डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट 1813 पास किया. It abolished the trade monopoly of the company in India. ट्रेड मोनोपोली, पूरी की पूरी ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि जो भी ट्रेड होगा इंडिया से बाहर वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी. बट वो मोनोपोली ख़त्म हुई. अब प्राइवेट प्लेयर्स, अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स प्लेयर्स कुड कम इन इंडिया, इन्वेस्ट. जैसे हम करते हैं ना कि इंडियन मार्केट में FDI ओपन किए कि हम अलाउ करते हैं, सिमिलर तरीके से अगर मान लें उस टाइम पर ऐसा हुआ. बट कंपनी की मोनोपोली कंटिन्यू रही ट्रेड विद इन टी, चाय की ट्रेड में, और ट्रेड विद चाइना. इट ऑल्सो असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया. वो अब पहले पोजेशंस बोला गया था, अब सोवरेनिटी असर्ट की गई कि जो कंपनी की टेरिटरीज हैं वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आती हैं. इट ऑल्सो अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर एनलाइटनिंग द पीपल. ओके. It provided for spread of education. ये इस पे भी हम आएंगे gradually in subsequent videos. एजुकेशन को स्प्रेड किया, लिटरेचर को रिवाइव करने का, प्रमोशन ऑफ साइंसेज अमंग इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया. संस्कृत कॉलेज को एस्टैब्लिश करने की बात की गई कोलकाता में, कैलकाटा में, 2 ओरिएंटल कॉलेजेस आगरा और दिल्ली में, एंड फाइनेंशियल एड टू एग्जिस्टिंग मदरसास. It also authorized local governments in India to impose the taxes on persons initially, जो taxes on individuals. First time local governments को बोला क्या कि आप impose कर सकते हैं. अगर इस एक्ट को criticism देखी जाए तो बहुत it was a first step in the deindustrialization of India. Factory made goods in bulk coming to India, and that too in a much lower import duties, flooded the Indian markets, basically playing havoc or ruining the industries in India, because industrial revolution didn't reach India, or rather was restricted कि वो technology India है en mass. It also promoted forceful religious conversions. ओपियम की, सिंस देखो मोनोपोली कंपनी की टी तक रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो कंपनी ने सोचा कि ओपीएम को भी हम इंडिया में ग्रो करें और एक्सपोर्ट करें, तो ओपीएम को भी बढ़ावा दिया. तो ये भी एक ओपीएम को ट्रेड, फर्स्टली इट वाज ग्रोन एंड इट वाज ट्रेडेड. फंडिंग प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन जो थी वो इनएडिक्वेट थी, और सेकेंडली जो थी वो ऐसी एजुकेशन इम्पार्ट करने का कोशिश थी कि जो सेंस ऑफ कमिटमेंट इनहैबिटेंट्स में आए टुवर्ड्स कंपनीज ऑफिशियल्स. अगर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करें तो another landmark, now a lot of territories have been acquired. अब
मराठा का भी काफ़ी टेरिटरी है, बिकॉज आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्या हुआ, मराठा कन्फेडरेसी वॉज अबॉलिश्ड। और मोर ओवर, चाहे वो होलकर्स हों, सिंधियाज हों, भोंसलेज हों, गायकवाड्स हों, क्या हुआ, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को भी एक्सेप्ट किया, निज़ाम ने भी किया। और 1831 से 1881 इनफैक्ट मैसूर को ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में लिया। इसके अलावा बंगाल है, नॉर्दर्न सरकार्स है, और भी कितनी टेरिटरीज हैं, कर्नाटक है। तो एक इंडिया शेप लेने लगा, मतलब लार्जर टेरिटरी स्टार्टेड टेकिंग शेप। सो द नीड वॉज कि नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज अ रिडंडेंट टर्म नाउ, it should be rather Governor General of India. So it made the Governor General of Bengal as Governor General of India, invested all सारी सिविलियन और मिलिट्री पावर्स उसके हाथों में सौंप दी। राइट, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसी एक्ट के साथ जो सारी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ख़त्म हुई, मतलब वो अब उसकी कोई मोनोपोली नहीं रही, और वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों? क्योंकि उनके अपने सर्वेंट्स वर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स ऑन ग्राउंड। और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद चाइना एंड टी ऑल्सो एंडेड। टेरिटरीज इन इंडिया वर नाउ टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ क्राउन। और फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, उसके दो फंक्शंस को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया, डिस्टिंक्शन क्रिएट की गई कि ये काउंसिल की ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं और ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं। हाँ, अभी असेंबली नई क्रिएट नहीं की गई, याद रखिए, असेंबली wasn't created, but the functions of the Governor General Council was divided into legislative functions and executive functions or duties. और फोर्थ मेंबर काउंसिल में ऐड किया गया लॉ मेंबर, जो सिर्फ और सिर्फ तब पार्टिसिपेट करेगा जब लेजिस्लेशन डिसाइड हो रही होगी, जब लेजिस्लेटिव फंक्शन की पे ऊपर होगा। ये एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि सेंट हेलिना की टेरिटरी को भी जो है ब्रिटिश ने एक्वायर किया। कंट्रोल ऑफ द आइलैंड ऑफ सेंट हेलिना वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। तो अभी इस पहली वीडियो का लास्ट टॉपिक जो बात करेंगे वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को प्रॉपरली सेपरेट किया। लेजिस्लेटर काउंसलर्स को अब इंडक्ट किया गया, 6 न्यू मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस किया गया, तो coordinated civil services were now open to Indians first time. It extended companies rule, but इस बार 20 years जो हर बार दिया जाता था चार्टर, वो नहीं दिया गया। But any particular period was not specified, unlike previous charters. This was the clear indication कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। Also it introduced local representation, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जैसे मैंने बोला 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स इंट्रोड्यूस किए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। अब ये फंक्शंस को आइसोलेट किया गया। वो जो 6 मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स वर टू बी अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। अब अगर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करें, तो ये इसने प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस इनिशिएट किया on the lines of British Parliament at that time. Also Indians की एंट्री को इंट्रोड्यूस किया। Also started representative democracy in India by nominating Indians to the legislative council. Right? और क्रिटिसिज्म करें इस एक्ट की, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को चाहे कोशिश की गई सेपरेट करने की, बट अभी भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके पास ही मेजर लेजिस्लेटिव पावर्स कंसंट्रेटेड थी। जो सिविल सर्विस का एग्जाम था वो इंडियंस के लिए ज़रूर ओपन किया गया, बट दे हैड टू गो टू ब्रिटेन टू अपेयर इन द एग्जाम। और इंडियंस को लेजिस्लेचर में ही डाला गया, बट नॉट एज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जिनके पास मेजर पावर्स थी। अब बात करते हैं कि अब इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको शॉर्टली इस चैनल पर मिलेगी। द सेकेंड पार्ट फ्रॉम 1858,
रिवोल्ट के बाद कैसे ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्ट रूल आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से लेके हम 1935 के एक्ट तक देखेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सिंप्लीफाइड लगी, and you would be able to comprehend this constitutional development much better. In the next series of video, you'll continue this and much more. So stay tuned with upscprep.com and keep learning with us. Thank you once again.